हेलो एवरीवन। अब हम करने जा रहे हैं आज का हमारा जो टॉपिक है और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारा, उसका नाम है कोऑपरेटिव स्टोर्स। जैसे कि आप सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में। वहाँ मैंने आपको एक पॉइंट बताया था टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़ में कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, आपको याद होगा। तो उसका ही एक एग्जाम्पल है यहाँ पे कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर्स। इसमें क्या होता है, कंज्यूमर्स खुद ही काफ़ी सारे कंबाइन होकर गेट टुगेदर करके खुद को ही एक तरह से मिडल मैन को उससे पीछे छुड़ाने के लिए अपने आप को एक एसोसिएशन बना लेते हैं, और उस एसोसिएशन का नाम होता है कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर्स, जिसमें वो खुद ही अपना पैसा इन्वेस्ट करके पूरी जो प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चरर है, उससे बल्क क्वांटिटीज में सामान खरीद लेते हैं, जिससे कि मिडल मैन का जो प्रॉफिट होता है, जो अनड्यू कमीशन उनका होता है, वो एलिमिनेट हो जाता है उसका। और जब जिस कंज्यूमर को जो उस सोसाइटी का जो स्टोर का जो मेंबर बनता है, क्लब का मेंबर बनता है, उसे वो इजीली सामान मिल जाता है जब उसे रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका बेसिकली मतलब क्या हुआ कि जैसे कि हम पढ़ भी चुके हैं इसके बारे में, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इसमें बट डिफरेंस ये कि वो सोसाइटीज़ थी, इसमें स्टोर भी इन्होंने बना रखा है। ये स्टोर से सामान जो जनरल पब्लिक को भी बेच सकते हैं, लेकिन जो इस सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं उनको भी फ़ायदा ज़्यादा मिल जाता है, कि उनको थोड़ा कम प्राइस में सामान मिल जाता है, क्योंकि वो उस सोसाइटीज़ के मेंबर इसके मेंबर्स भी होते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है कि दीज स्टोर्स आर एस्टेब्लिश बाय द कंज्यूमर देमसेल्फ, कंज्यूमर खुद ही बनाते हैं। सम कंज्यूमर्स गेट टुगेदर एंड ट्राई टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम द क्लचेज ऑफ मिडल मैन। मिडल मैन क्लचेज से खुद को बचाने के लिए कंबाइन होकर एक एसोसिएशन बना लेते हैं, जिससे कि उनका जो बेनिफिट है वो ख़त्म ना हो सके, जो मिडल मैन बीच में कमा लेते हैं अपने कमीशन या अपने प्रॉफिट के चक्कर में। ऑल द कंज्यूमर्स हु गेट टुगेदर establish a cooperative store, then they purchase good directly from the producer or the manufacturer in large quantity or bulk quantity in the name of consumer cooperative store। consumer cooperative store के नाम से वो प्रोड्यूसर से बल्क क्वांटिटी में सामान परचेज कर लेते हैं, क्योंकि उसमें सभी कैपिटल इन्वेस्टेड होती है, तो उनके पास फंड ज़्यादा होते हैं। इस तरीके से होलसेल परचेज वो कर लेते हैं सामान को, और उससे मिडल मैन का और उनका जो प्रॉफिट होता है वो बीच में से एलिमिनेट हो जाता है, और सभी कंज्यूमर जब उनको ज़रूरत होती है तो लेस प्राइसेस पे वो चीज़ को खरीद सकते हैं इन स्टोर से। तो ये होता है हमारा कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स। अब इसके हमारे फीचर्स क्या क्या हैं कि ये कंज्यूमर्स ही एस्टेब्लिश करते हैं और कंज्यूमर द्वारा ही चलाया जाता है। अब आप सोचेंगे कंज्यूमर सामान बेच रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? कंज्यूमर्स अब खुद नहीं बेच रहा है, कंज्यूमर एक तरह स्टोर बना रहा है, वो स्टोर इन कंज्यूमर को सामान बेच रहा है और वो स्टोर बनाया है किसने? कंज्यूमर्स नहीं बनाया है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि कंज्यूमर्स ने बेसिकली कंबाइन होकर सामान खरीद लिया है, और जब जिसको रिक्वायरमेंट होगी वो उसे बेचा जा रहा है, तो उसे हम बोलते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके एस्टेब्लिशमेंट से मिडल मैन का जो बीच में मोटिव जो पॉइंट रहता है प्रॉफिट का, वो ख़त्म हो जाता है। सेल सिर्फ इसमें कैश में रहती है, कोई क्रेडिट सेल इसमें नहीं होती है। कोई भी मेंबर जब चाहे इसकी मेंबरशिप को छोड़ के जा सकता है, कोई फोर्स नहीं कर सकता कि भाई अभी नहीं छोड़ना है, सबका अप्रूवल लेना पड़ेगा पार्टनरशिप के जैसे। इसमें जब चाहे ज्वाइन कर सकते हैं, जब चाहे छोड़ के जा सकते हैं। मेंबरशिप भी कैन बी एक्वायर्ड एनी टाइम, की मेंबरशिप कोई भी कभी भी ले सकता है, ये नहीं कि भाई आपको सबके अप्रूवल की ज़रूरत होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। जो भी प्रॉफिट होता है पूरे स्टोर का वो सभी में बट जाता है, जितने भी उसके पास शेयर्स होते हैं उस रेशियो में उनके पास बट जाता है प्रॉफिट। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में ही बढ़ता है, ये नहीं कि भाई रोज़ बढ़ता है, ऐसा नहीं होता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है गुड क्वालिटी थिंग्स। गुड क्वालिटी थिंग्स आर सोल्ड एट लेस प्राइसेस। जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल मैंने 200 यूनिट्स परचेज किए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे बल्क क्वांटिटीज़ में अगर मैं सामान खरीद रहा हूँ तो मुझे लेस प्राइसेस पे ही मुझे मिलेगा, कम प्राइस पे ही मैं खरीद रहा हूँ। अगर जब मैं जो कोऑपरेटिव स्टोर है उससे कम प्राइस पे खरीदना पड़ रहा है, तो वो बेचेगा, जब बेचने जाएगा कंज्यूमर्स को, तो वो भी ईजिली जो MRP है उसका, उससे कम प्राइस पे वो बेच सकता है। तो उससे क्या होगा कि जो गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होंगे उन्हें कम प्राइस पे उनको मिल जाएंगे, कंज्यूमर्स को ईजिली मिल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, ए मेंबर हैज़ ए राइट टू कास्ट वन वोट। जैसे ही सेम पॉइंट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला ही पॉइंट है, हर मेंबर के पास इक्वल वोटिंग राइट्स होते हैं, वन वोटिंग राइट उनके पास होता है, चाहे उनके पास 1 शेयर हो चाहे करोड़ शेयर्स हो, उनके पास सेम वोटिंग राइट होता है। फिर हमारे नेक्स्ट आते हैं एडवांटेजेस क्या है कोऑपरेटिव स्टोर की। पहला एडवांटेज है कि इन्हें गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इनको मिल जाते हैं लेस प्राइसेस पे, जो हमने भी फीचर में भी बताया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें कैपिटल के लॉस होने का कोई डर नहीं रहता है, क्योंकि इसमें सारी सेल्स जो होती है वो कैश में होती है। अगर हम क्रेडिट सेल करते हैं तो उसमें हमारा थोड़ा रिस्क होता है कि हमारा जो पैसा है वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, या बैड डेट्स हो जाएगा, जो भी होएगा, तो थोड़ा रिस्क उसमें रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनकी एस्टेब्लिशमेंट से मिडल मैन खत्म हो जाते हैं। मिडल मैन कौन होते हैं? होल सेलर्स हो सकते हैं, रिटेलर्स हो सकते हैं, या एजेंट्स हो सकते हैं।
जो अपना प्रॉफिट ऐड करके ही आपको वो सामान आपको अपना सामान बेचते हैं, अपना प्रॉफिट ऐड करने के बाद ही बेचते हैं। तो उनका जो पार्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है इन कोऑपरेटिव स्टोर की वजह से, क्योंकि कस्टमर खुद ही कंबाइन होकर सामान खरीद रहे हैं और जब उन्हें ज़रूरत है तो वो इन स्टोर से सामान खरीद लेते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, सेंस ऑफ इकोनॉमी इज़ इनकलकेटेड इन द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर जब सामान इकट्ठा होकर खरीदते हैं ना, तो उनके बीच में एक इकोनॉमी वाली पावर आ जाती है कि भाई अगर हम सामान इकट्ठा होकर खरीदेंगे तो हमें ज़्यादा चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे, ज़्यादा प्राइस हमें चार्ज नहीं किया जाएगा। तो उनके माइंड में एक सेंस आ जाता है, सेंस ऑफ इकोनॉमी, कि पैसा बचाया जा सकता है। अगर हम कंबाइन होकर खर्चा करेंगे तो ये कंबाइन होकर कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा खर्चा बच जाएगा सभी में। तो सेंस ऑफ इकोनॉमी उनमें एक तरह से डेवलप हो जाती है। इनकलकेटेड का मतलब होता है एक तरह से डेवलप हो जाना, सेंस डेवलप हो रही है उसमें। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर इज लिटिल पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड बिकॉज द कंज्यूमर्स देमसेल्व्स आर द कंज्यूमर्स। बल्कि वो खुद ही फाउंडर्स हैं और खुद ही सामान को यूज़ भी करें तो फ्रॉड कौन किसके साथ में करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने मतलब कि हम जैसे 10 लोग हैं, हमने 10 लोगों ने मिलकर सामान खरीदा है और हम खुद ही यूज़ कर रहे हैं, तो हम फ्रॉड तो करेंगे ही नहीं आपस में, तो किसी के साथ कोई फ्रॉड करेगा ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, म्यूचुअल कोऑपरेशन की फीलिंग इसमें आ जाती है, क्योंकि 10 लोग अगर जब कंबाइन होकर काम करते हैं तो म्यूचुअल कोऑपरेशन को करना ही पड़ता है कि भाई अगर किसी को कोई रिक्वायरमेंट है या कुछ भी है तो सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ये नहीं कि भाई तूने याद है तूने 21 अक्टूबर 2019 को तूने मेरी हेल्प नहीं की थी, या मैंने ये कहा था तूने वो नहीं किया था, तो ऐसा इसमें नहीं होता है। म्यूचुअल कोऑपरेशन का बेसिकली मतलब होता है कि जब एक तरह से पॉजिटिव फीलिंग होती है सभी की, एक तरह से कोऑपरेशन का मतलब होता है जब खुद से इनिशिएटिव लेके कोई किसी की हेल्प करना चाहता है कमिटमेंट के साथ में, तो वो इसमें फीलिंग थोड़ी क्रिएट हो जाती है। इसमें है कि एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा नहीं करना पड़ता, क्योंकि कंज्यूमर्स खुद ही सामान कंज्यूम कर रहे हैं तो उन्हें एडवर्टाइजमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उनको खुद को इन्फॉर्मेशन होती है, नॉलेज होती है कि स्टोर में क्या क्या अवेलेबल है। नेक्स्ट है कि लार्ज स्केल सेलिंग जो होती है वो अवेलेबल हो सकती है, कि अगर जो कि ये बल्क क्वांटिटीज़ में सामान खरीदते हैं प्रोड्यूसर से या मैन्युफैक्चरर से, तो उस केस में ये लार्ज स्केल पे सेलिंग भी कर सकते हैं, उनको बेनिफिट मिलता है उस चीज़ का। फिर देयर इज सर्टेनिटी ऑफ द सेल्स बिकॉज ऑफ द सर्टेनिटी ऑफ द कस्टमर्स। अब कस्टमर्स जो खुद ही परचेज कर रहे हैं सामान एक सोसाइटी बना के, तो उनके पास एक सर्टेनिटी होती है कि भाई उनका सामान बिक ही जाएगा। ऐसा नहीं कि भाई उनका सामान स्टॉक में रखा रहेगा और कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि ये सोसाइटी उसी सामान को खरीदती है जिस चीज़ की कंज्यूमर को नीड होती है। ऐसा नहीं कि भी कोई भी सामान रख लिया और बाद में देख लिया कि बिक जाएगा तो बिक जाएगा, नहीं तो देखेंगे आगे। तो इसमें जो सर्टेनिटी का मतलब होता है कि सामान बिक ही जाएगा, इनका श्योरिटी है कि सामान बिकेगा, क्योंकि उतने वही चीज़ खरीदते हैं जिस चीज़ की इनको रिक्वायरमेंट होती है। जो कस्टमर की नीड्स होती है उनका ध्यान रखा रहता है कि ऐसे आलतू फालतू की चीज़ें में नहीं खरीदते हैं, जो भी कस्टमर की नीड होती है उनको ध्यान में रख के ही सामान खरीदा रहता है। अब इसमें डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? पहला है कि इसमें लॉस हो सकता है, क्योंकि अगर कभी मार्केट डल हो जाती है तो उस केस में इनको लॉस भी फेस करना पड़ सकता है। कभी कभी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्वेरल्स होने की, क्योंकि कस्टमर ग्रुप्स बना लेते हैं। जैसे आपकी क्लास में भी कभी आपने अगर ध्यान दिया होगा, आपकी क्लास तो काफ़ी अच्छी थी, स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी थी, तो क्वेरल्स का मतलब है झगड़ा हो जाना। जब कंज्यूमर्स के बीच में या किसी ग्रुप के बीच में किसी भी जगह पे ग्रुप बनने लग जाते हैं तो उनके बीच में झगड़ा होने लग जाता है कि भाई वो बोले कि 2 लोग अलग हैं, 3 लोग अलग हैं, 5 लोग अलग हैं। तो 5 लोग क्या करेंगे भाई, वो उनकी थिंकिंग ही अलग हो जाएगी, उनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल फिलोसफी जो है बदल जाएगी, बाकी तीनों के कंपैरिजन में उनकी अलग होगी, तीनों ग्रुप से अलग अलग हो जाएगी। तो उस केस में क्वेरल्स होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। क्वेरल्स का हमें मतलब है झगड़े होना शुरू हो जाते हैं कि भाई हम तो ये चाहते हैं, तुम और कुछ चाहते हो, कोई म्यूचुअल डिसीजन हो ही नहीं पा रहा है। नेक्स्ट है कि देयर इज लैक ऑफ स्पेशलिटी इन द स्टोर्स बिकॉज द कंज्यूमर्स कैन नॉट प्ले द रोल ऑफ बिजनेसमैन सक्सेसफुली। अब जैसे कंज्यूमर्स हैं, अब जो सोसाइटी बना रहा है, जैसे मैंने आपको बताया भी था, सोसाइटी वो बनाता है जिसके पास पूरे एक्चुअल फंड्स नहीं होते हैं, तो छोटे छोटे कंज्यूमर्स होते हैं, तो उनके पास कहीं भी एक्सपर्टाइज नहीं होती कि बिजनेसमैन करने की, बिजनेसमैन बनने की, मैनेजमेंट करने की, कंट्रोल करने की, उनके पास एक्सपर्टाइज नहीं होती है। तो वो उनमें स्पेशलिटी ना होने की वजह से इनको कभी कभी लॉस भी हो जाता है कि वो टाइमली डिसीजन नहीं ले पाते हैं। क्योंकि बिजनेस में कहा जाता है कि आपको सक्सेस सिर्फ तभी मिलती है जब आप सही डिसीजन सही टाइम पर लेना जानते हैं, और आपको ये पता है कि अगर कोई डिसीजन आपका गलत हो भी रहा है तो उसे आप सही प्रूव करना जानते हैं, तो ही यही सिर्फ एक बिजनेस होता है। और बिजनेस का मतलब सिर्फ बाइंग सेलिंग नहीं होता है, बाइंग सेलिंग सही टाइम पे बाइंग सेलिंग करना वो बिजनेस होता है। अगर आप होली के टाइम पे पटाखे बेच रहे हो तो वो बिजनेस तो हो जाएगा, लेकिन सही बिजनेस नहीं कहलाएगा, सक्सेसफुल बिजनेस नहीं कहलाएगा। आपने जो पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में बिजनेस की डेफिनेशन जरूर पढ़ी थी कि रेगुलरिटी इन डीलिंग होनी चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, बस बाइंग सेलिंग रेगुलरली होना चाहिए, वो चीज़ ठीक है। लेकिन आपका सक्सेसफुल बिजनेस की डेफिनेशन होती है जब आप बिजनेस कर रहे हो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे, जब मैक्सिमम सेल्स हो सके, मैक्सिमम प्रॉफिट आपका हो सके। फिर लास्ट पॉइंट इसका आता है कि कोई भी
विड्रॉ कर सकता है अपनी कैपिटल को, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो फंड्स हैं, जो कैपिटल इन्वेस्टेड है इस स्टोर्स की, वो कभी कभी कम भी पड़ सकती है, या उसको खतरा भी हो सकता है। कभी हो सकता है भी सारी ही अपनी कैपिटल को विड्रॉ कर लेते हैं, तो उस केस में कैपिटल ही नहीं बचेगी कैपिटल कोऑपरेटिव स्टोर में। तो ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर का, ये सारा बेसिकली पॉइंट है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। बस इसमें डिफरेंस छोटा सा ये है कि वो सोसाइटीज़ थी, इससे मतलब कि इन्होंने स्टोर ओपन कर लिया है, स्टोर में से बस सारा सामान जो है अवेलेबल है। आप जब चाहें उन्होंने सामान लेके आ सकते हैं, परचेज करके लेके आ सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली जैसे रिलायंस फ्रेश है, वैसे ही डिपार्टमेंटल स्टोर बन जाता है, और उसका नाम दे रहता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर का। फिर हमारा आता है लास्ट पॉइंट, एक आता है AVM के नाम से आता है। आपको मैं ये इंटरेस्टिंग पॉइंट लगेगा, आपको छोटा सा पॉइंट है, आधे पेज का भी नहीं है। इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। वेंडिंग मशीन का मतलब आपने जैसे कि अकाउंट्स में पढ़ चुके हैं, वेंडिंग का क्या मतलब होता है। आपने वेंडर वर्ड सुना होगा, वेंडर का मतलब होता है जो हमें सामान बेच रहा है। इसमें लेकिन वेंडर जो है हमारी मशीन होती है। अगर आपको मैं यहाँ पे फोटो दिखाऊँ तो आपको क्लियर हो जाएगा भी मैं क्या बता रहा हूँ। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन का मतलब होता है कि जब हम इसमें कॉइन डालते हैं, कोई टोकन डालते हैं या कोई भी करेंसी का कोई कॉइन डालते हैं, तो उसमें सर्टेन टाइप की जो हम कोल्ड ड्रिंक चूज़ कर रहे हैं, कुछ चिप्स का पैकेट या कुछ स्नैक्स हम चूज़ कर रहे हैं, वो पैकेट अपने आप ही चूज़ होकर बाहर आ जाता है और हम उसे ले लेते हैं, हम यूज़ कर लेते हैं उसे। ठीक, इस ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन का बेनिफिट क्या मिलता है कि इसमें ना ऑपरेटिंग कॉस्ट थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि इसको चलाने के लिए हमें किसी पर्सन को हायर करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये काफ़ी मॉडर्न तरीका है डायरेक्ट सेल्स करने का। इसमें कोई पर्सन की हमें ज़रूरत नहीं होती है। इसमें सिर्फ हमें कोइन या कोई टोकन डाल के कोल्ड ड्रिंक की मशीन से कोल्ड ड्रिंक की बोतल या कोई कैन जो होता है वो हम निकाल के यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस मीडियम से क्या होता है, जैसे कमोडिटीज़ हैं, सिगरेट हो गई, पोस्टल स्टैम्प्स है, अंडरवियर है, बियर है, स्नैक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, ये हम इसमें जनरली यूज़ कर सकते हैं। ये ही सामान इसमें रखा जा सकता है, कोई और चीज़ इसमें रखी जा नहीं सकती है। जैसे कुर्सी वगैरह है तो इसमें रखी नहीं जा सकती हैं। इसमें सिर्फ जो लिस्ट दी गई है सिर्फ वही सामान इसमें रखा जा सकता है। पता नहीं किस बेवकूफ़ ने ये अंडरवियर लिख रखा है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं होती है। जनरली फूड या जो ड्रिंकिंग प्रोडक्ट्स होते हैं वही रखे जा सकते हैं सिर्फ इसमें। ये जो मशीन्स होती है जनरली कहाँ मिलती हैं, या तो आप जैसे अगर आपको ध्यान हो, अगर 2-1 साल पहले आप वहाँ पे गए हो, अक्षरधाम मंदिर में गए हो, तो वहाँ पे भी रखी हुई है। बस स्टैंड पे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की, जैसे मुंबई है, चेन्नई है, दिल्ली है, वहाँ के आपको रेलवे स्टेशन पे भी मिल सकती है, एयरपोर्ट पे भी मिल सकती है, और पेट्रोल पंप पे भी कभी कभी मिल सकती है। जो ये मोमेंटम है काफ़ी गेन कर रही है ये मशीन्स, काफ़ी जो इनका ट्रेंड है, जो इनका क्रेज़ है, काफ़ी दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जैसे गुड़गांव भी है, नोएडा भी है, तो इन जो लोग हैं, जो वहाँ की पब्लिक है, इसको काफ़ी प्रेफर करती है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आज के टाइम में तो काफ़ी ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस के टाइम पे इनमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है पर्सन से किसी चीज़ से, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। अब आती है इसकी एडवांटेजेस। पहली एडवांटेज है कि सेल्स किसी भी टाइम पे पॉसिबल हो सकती है, कि अगर आपको रात के 12 बजे, 5-6 बजे, 4 बजे भी आपको कुछ चीज़ खरीदनी है, तो उसके लिए भी आप किसी भी टाइम पे जाके इससे सामान परचेज कर सकते हैं। मतलब कि आपको कॉइन डालना है और आपको सामान मिल जाएगा। ये नहीं कि भी आपको रात के 4 बजे आपको कोई पर्सन होगा वहाँ पे वो जो आपको प्रोवाइड करेगा, ऐसा नहीं है। इसमें सेल्समैन की ज़रूरत ही नहीं होती, तो इसमें सेल्स किसी भी टाइम पॉसिबल हो सकती है। थर्ड पॉइंट है इसका, वी गेट द प्रोडक्ट्स ऑफ सिमिलर वेट एंड क्वालिटी। हमें जो भी जितने का भी हम कॉइन डाल रहे हैं, तो उससे ये हमें पता होता है कि भाई इस क्वांटिटी में हमें चीज़ मिलेगी और इस क्वालिटी की हमें चीज़ मिलेगी। जैसे जनरली जो होता है इसमें ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ही रखे जाते हैं, ओपन प्रोडक्ट्स तो इसमें रखे नहीं जाते कि भाई आपने पॉपकॉर्न खरीदने तो वो इसमें रखे नहीं जाएंगे। जनरली इसमें पैक्ड आइटम ही आपको मिलती है, जिसका सेम क्वांटिटी रहती है और सेम प्राइस उसका रहता है। फ्रेश प्रोडक्ट्स इसमें मिलते हैं, जैसे ही अगर कोई चीज़ ख़राब होने लगती है तो उसमें उसको रिप्लेस कर दिया रहता है नई चीज़ से, फ्रेश चीज़ से। मशीन को ऑपरेट करना भी मुश्किल चीज़ नहीं है, इसमें चोरी भी इजी नहीं है, क्योंकि अगर आप चोरी करने के माइंड से जाओगे तो उसमें फायर अलार्म या थेफ्ट अलार्म बच जाता है और आपको पुलिस आके पकड़ लेती है। फिर अब हमारा रहते हैं 5 लास्ट पॉइंट्स हमारे रहते हैं लिमिटेशंस के AVM के। पहला पॉइंट है कि सेल्स प्रोसेस जो है काफ़ी कॉस्टली है, क्योंकि अगर आपको एक दुकान है आपकी और उसमें आपने एक पर्सन को हायर कर रखा है, तो उस केस में बस आपको सैलरी देनी है 5-6 हज़ार या 7-8 हज़ार, इसमें आपको सैलरी देनी है। लेकिन जो मशीनरी, जो आप मशीन यूज़ कर रहे हो, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन है, उसका मेंटेनेंस चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, जो मशीन की खुद की जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उसके बाद क्या, उससे वजह से क्या होता है, जो सेल्स प्रोसेस है काफ़ी कॉस्टली हो जाती है आपकी। आपको टोकन भी खरीदना पड़ सकता है कभी कभी, ये कॉइन्स इकट्ठे करने पड़ सकते हैं आपको, क्योंकि इनमें करेंसी नोट्स नहीं चलते हैं, सिर्फ कॉइन्स ही आपके चल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूज एक्सपेंस ऑन मेंटेनेंस एंड रिपेयर। अगर ये मशीन ख़राब हो जाती है तो आपको रिपेयर करने में भी बहुत ज़्यादा खर्चा इसमें आता है।
जैसे ये मत सोचना कि अब चीज़ें ख़राब हो गई है, क्योंकि हर चीज़ का आपको कॉमर्स स्टूडेंट के मतलब होते हुए ये सोचना पड़ता है कि भाई एडवांटेजेस कितने ज़्यादा हैं और डिसएडवांटेजेस कितने ज़्यादा हैं। एक पॉइंट होता है, ये मैं आपको अभी मेरे पास पेन नहीं है, आपको मैं जब क्लास ओपन हो जाएगी तब आपको मैं बताऊंगा। एक वर्ड होता है सोडस, SODAS। ये इसका मतलब जो है मैं आपको क्लास स्टार्ट होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई हर चीज़ के दुनिया में जो भी चीज़ है एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कोरोना वायरस का भी जितने डिसएडवांटेजेस आपको दिख रहे होंगे, लोग मर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, लेकिन इसका एडवांटेज भी है कि एनवायरनमेंट में काफ़ी बेटरमेंट हुआ है, इंप्रूवमेंट आई है। ओजोन लेयर जो डिप्लीट हो रही थी उसमें काफ़ी सही हुई है और एनिमल्स को भी काफ़ी रिलैक्स मिला था इस चीज़ में। तो एडवांटेजेस हर चीज़ के होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी हर चीज़ के होते हैं। फिर हमारा था नेक्स्ट पॉइंट आता है थर्ड पॉइंट, सेम साइज के कॉइन्स इसमें ज़रूरी होते हैं। जैसे मैंने बताया कि कोई भी नोट होगा, कोई भी चेक होगा या कुछ भी होगा, ये ATM कार्ड इसमें नहीं चल सकते हैं, सिर्फ कॉइन्स ही आपको इकट्ठे करने पड़ेंगे। 5 रुपये के, 10 रुपये के जो भी कॉइन्स होते हैं वही इसमें चलते हैं। अगर आपके पास कॉइन्स नहीं है तो आपको टोकन लेना पड़ेगा, या फिर उसके जो टोकन सी उसको बोलते हैं, टोकन आपको लेना पड़ेगा करेंसी, अगर आपके पास नोट्स हैं तो। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्ट्स कैन वेस्ट अवे इफ़ नॉट सोल्ड। अगर कोई चीज़ इसमें बिकती नहीं है तो कभी वेस्ट भी हो जाती है। लास्ट पॉइंट है फिर हमारा आज का और 9th चैप्टर का, इसका नाम है यूज़फुल टू सेल ओनली फ्यू आइटम्स। ये सिर्फ ज़रूरी जो आइटम्स होती हैं सिर्फ उन्हीं के लिए ही यूज़फुल हो सकती हैं। इस पर हम कुर्सी नहीं बेच सकते हैं, इसके ऊपर हम अमरूद वगैरह या ओपन आइटम्स, तो कोई फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स हम इसमें बेच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि इसमें सिमिलर वेट और सिमिलर क्वांटिटी के ही प्रोडक्ट्स बेचे जा सकते हैं, और जो पैक्ड वे में होते हैं, जो टेट्रा पैक हो सकती है, कोई बोतल हो सकती है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, कोई पैकेट हो सकता है, सिर्फ वही सामान इसमें रखा जा सकता है। ओपन आइटम इसमें कोई बिकती नहीं है। अब GST जो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा सिलेबस से कट ऑफ हो चुका है। अगर फिर भी आपको अपने ग्रोथ के लिए, अपने करियर के लिए, अपने उसके लिए स्टडीज़ के लिए पढ़ना हो तो मैं आपको पढ़ा भी दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल ये नहीं करा रहा हूँ मैं, क्योंकि सिलेबस से कट ऑफ हो चुका है। और इसी के साथ में हमारा जो 9th चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। वीडियोस में आपका नहीं हुआ है मुझे पता है, और फिर हम परसों से हम शुरू करेंगे या कल से ही हम शुरू करेंगे। शुरू करने का मतलब ही नहीं है इसमें। 10th चैप्टर हम शुरू करेंगे जिसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस। इसका हम थोड़ा सा बता देता हूँ कि इंटरनेशनल बिजनेस में है क्या, इसका मीनिंग हम करेंगे, इसका नेचर हम करेंगे, देन बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस टू नेशंस एंड बेनिफिट्स टू द फर्म्स हम करेंगे। फिर हम करेंगे स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। ये एक ही दिन का ही है, और इसी के साथ आपका 10th चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इंपोर्ट ट्रेड और इसका प्रोसीजर, एक्सपोर्ट ट्रेड और इसका प्रोसीजर, एंड चीफ डॉक्यूमेंट्स एंड WTO, ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस से कट ऑफ हो चुका है। तो 10th चैप्टर सिर्फ और सिर्फ आपका 2 ही पेज का बचा है, काफ़ी छोटा हो चुका है ये आपका, जो कि आपका एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। तो आपका बेसिकली कल पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो आप थोड़ा जल्दी कवर कर लें। थैंक यू।